बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फन स्पेशल। मैं हूं आसिफ खान और स्पेशल सेमीफाइनल कल पाकिस्तान ने जीता। बहुत मुबारक हो पूरे पाकिस्तान को, क्योंकि हमने ये ट्रांसमिशन इससे पहले जब की थी गुज़िश्ता रोज़, तो उस वक्त सेमीफाइनल का आगाज़ ही हुआ था और पाकिस्तान ने अच्छा आगाज़ किया। अच्छा पहले ओवर में शाहीन शाह अफरीदी ने आउट कर दिया था, आपको याद हो। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान ने ज़बरदस्त कहानी लिखी जो पाकिस्तान की फतह पर ख़त्म हुई। अभी दूसरा सेमीफाइनल इस वक्त चल रहा है एडिलेड ओवल में। इंडिया की टीम बैटिंग कर रही है, उसको इंग्लैंड ने दावत दी है टॉस जीत कर। क्या होगा इस सेमीफाइनल में, क्या हो सकता है, क्या मामला हो सकता है। और मेलबर्न जिसमें फ़ाइनल होगा इतवार को, वहाँ से मौसम की जो इत्तलात हैं वो इतनी ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। 95% मेरे नुमाइंदे और मेरे दोस्त बदियू जमा हमारे पैनलिस्ट भी हैं, उन्होंने भी बताया कि 95% बारिश का चांस है। क्या होगा उस सूरत में अगर बारिश हो जाती है, उस हवाले से ही पूछूंगा। मेरे रेगुलर पैनलिस्ट हारून रशीद साहब मेरे साथ हैं, बदियू जमा साहब मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई, कैसे? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बड़ा अच्छा रंग पहने हुए आप। ऑब्वियसली पाकिस्तान की जीत की खुशी में तो आपको पता है शोख रंग और अच्छे अच्छे रंग ही पहनने चाहिए। आई थिंक सबसे पहले तो मैं ज़रूर मुबारकबाद देनी चाहिए, बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम की, और पूरी टीम को भी मुबारकबाद, और हर उस इंडिविजुअल को जिसने कंट्रीब्यूट किया इस फतह में, और टीम मैनेजमेंट को भी बहुत बहुत मुबारक, और पूरे पाकिस्तान की आवाम को बहुत मुबारक है। पाकिस्तान ने बहुत ही उम्दा कारकर्दगी दिखाई। बदियू जमा साहब कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। कल तो बड़ा बिजी दिन रहा होगा तुम्हारा, यहाँ से जाने के बाद फिर रिपोर्टिंग। फिर हाँ, यही होता है कि जब मैच पाकिस्तान का और वो भी सेमीफाइनल, तो हमें अंदर कहीं ना कहीं स्क्रीन लगी होती है और बहुत सारे लोग जो हैं, मुझे समझ में नहीं आया कि दिन का वक्त था और हर जगह तकरीबन 8 से 10 जगह हमने देखा कि स्क्रीनें लगी हुई और लोग बड़े जोश के साथ जो है वो मैच देख रहे हैं। छुट्टी भी थी तो सारे दोस्त एक जगह इकट्ठे हो गए। जब मैच देखते हैं ना तो उनका अपना ही कुछ एक मज़ा होता है। कल और खेलों में भी पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया है, वो आपको मालूम है। बिल्कुल, बताना चाहें तो सब चीज़ें बताएं आप। देख, हॉकी में भी पाकिस्तान टीम जो है वो जीती है और बड़ी अच्छी खबर है कि पाकिस्तान टीम तीसरे नंबर पर कम से कम इतने अरसे बाद जो है 11 साल के बाद विक्ट्री स्टैंड पर खड़ी हुई है। तो ये एक और अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए कि और उसके अलावा एक जोडो के मुकाबले हुए, उसमें भी पाकिस्तान टीम जो है वहाँ पर भी जीती है। तो मेरे मुकाबलों में भी जीती है। पोलो के मुकाबले टीम आयरलैंड से, वुमेन की टीम आयरलैंड से जीती है। तो ये पाकिस्तान स्नूकर में भी वर्ल्ड चैंपियनशिप जो चल रही है वहां पर भी उसमें पाकिस्तान के जो चारों खिलाड़ी हैं वो अगले राउंड में पहुंच गए, बल्कि 3 पहुंचे, 1 रह गए। तो 3 खिलाड़ी जो है अगले राउंड में पहुंच गए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पूरी क़यादत, सियासी क़यादत, चाहे ओपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, सब कल एक पेज पर थे। सर देखें, क्रिकेट बेसिकली क्रिकेट तो बाइंडिंग फोर्स है। आप देखेंगे क्रिकेट का पैशन इतना है। मेरा जो दूसरी चीज़ें जो आपके दूसरे स्पोर्ट्स जो बता रहे हैं, उससे इस चीज़ का तो अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान में टैलेंट हर जगह पे है। बदकिस्मती से पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि जिसमें जो प्लेयर्स हैं वो अपनी अर्ली एजेस में उस पर्टिकुलर स्पोर्ट को जिसको पसंद करते हैं उसमें अपना आ सकें और शिरकत कर सकें। मेरे अपने नज़दीक जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, जिसकी ज़िम्मेदारी है कि इन तमाम स्पोर्ट्स को किस तरीके से प्रमोट करना है, किस तरीके से यहाँ पर पैसा ला कर इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स को करना कोई डीजी नहीं है। तो इससे अंदाजा लगा लेना कि आप स्पोर्ट्स को अहमियत क्या, स्पोर्ट्स को अहमियत क्या दे रहे हैं, इससे आपको पता लग जाता है। आसिफ ज़मान साहब जो डीजे बने थे वो 1.5 साल 2.5 साल के बाद कोई डीजी आया था, क्योंकि डीजी उस वक्त भी नहीं था। देखिए आसिफ भाई, मैंने जो देखा है, हम कुछ और बात करें लेकिन ये भी बहुत जरूरी है। ये है कि जब से वो डीजी आए थे मेरे ख्याल में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। हम इस्लामाबाद में जब ये एक वो इवेंट हुआ था, आपको मालूम है, इंटर यूनिवर्सिटी, जिसमें उस वक्त साबिक वज़ीर आज़म जो इमरान खान थे वो भी उसमें आए हुए थे। तो बड़ा ज़बरदस्त इवेंट हुआ था। उसके अलावा जो पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी, जो एथलीट जितने भी टीमों के थे, वो ओलंपिक्स के लिए गए, तो वहाँ पर उनको काफ़ी सहूलियात हमने देखा कि दी गई थी। और पाकिस्तान ने इस बार अच्छा भी किया ओलंपिक्स में। आप कह सकते हैं कि 7 से 8 वगैरह आप देखें ना, रेसलिंग में आपने मेडल जीते। उसके अलावा अरशद नदीम ने जो है वो गोल्ड मेडल जीता। तो अगर इस तरह की सहूलतें मिलती रहे, अगर डीजी नहीं, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड में डीजी नहीं है, बहुत सारी फेडरेशन जो है, बहुत सारी एसोसिएशन जो है वो इस वजह से रोती रहती हैं कि उनको फंड नहीं मिलते। तो बहुत सारे लड़के जो हैं वो इसमें रह जाते हैं। देखिए 100 मीटर में, 200 मीटर में एक लड़के ने पार्टिसिपेट, शज्जर अब्बास, जिसने पार्टिसिपेट किया, आउट क्लास उसकी वो वहाँ आपने देखा
तीन चार नंबर पे इतने बड़े इवेंट में रहना बड़ी बात होती है। और ये स्पोर्ट्स बोर्ड के हालात क्या हैं, या कराची वाला जो स्पोर्ट्स बोर्ड है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर आपके बहुत टेरिबल है जी। मैं आपको बताऊं अच्छा, कि एक प्रेजेंटेशन में मैं शामिल था जिसमें हमें पीसीबी की तरफ से बुलाया गया था, नेशनल स्टैंडिंग कमेटी की। उसमें पीएसपी जो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था उसमें उन्होंने ये बताया कि उनके तकरीबन 65 to 70 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो आधे कंप्लीट हैं और फंड्स के नाम मिलने की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो सके। सो इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की अहमियत और उसका इस वक्त क्या हैसियत है। सो मेरे अपने नज़दीक आई थिंक इसके ऊपर तो आपको एक स्पेशल प्रोग्राम करना चाहिए जिसमें सारी स्पोर्ट्स के ऊपर और क्या क्या जो इश्यूज़ हैं जिनको टैकल करना बहुत ज़रूरी है। करते रहे। आसिफ जमान जो डीजी थे उनके साथ भी बात की, और भी लोग हैं जिनके साथ हमने बात की। आसिफ भाई वो ट्रैक जो है देखिए बिल्कुल खत्म हो गया। आप अगर कभी गए हो वहाँ पर लोग रनिंग करने जाते बिल्कुल वो पूरा ट्रैक खत्म हो गया, कैंप भी लगा। और उसके अलावा जो आपने देखा था बॉक्सिंग अरीना कितना जबरदस्त बनाया गया था। मेरे ख्याल में कितने साल हो गए वो पेंडिंग। 10 साल पहले मैं वहाँ गया था बॉक्सिंग अरीना, उन्होंने कहा हम दे रहे हैं, अभी वो अभी तक उनको डेढ़ साल पहले हमें बुलाया गया कि हम ये कर रहे हैं, वही उन्होंने सारा काम कर दिया। लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हैं जो रह गए, रिंग नहीं बने, बहुत सारी चीज़ें इसमें काम नहीं हुआ। तो ये चीज़ें जो रह जाती हैं तो इससे बड़ा नुकसान किसका होता है? फिर खिलाड़ियों का नुकसान होता है। फिर हम रोते हैं कि हमारा इसमें मेडल नहीं है या वहाँ हमारे खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पाते। जब आप सहूलत नहीं देंगे, जब आपको उनको चीज़ें नहीं मिलेंगी तो कैसे आप उनसे तवक्को कर सकते हैं? सही आसिफ, एक बात बताऊं कि ऑब्वियसली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम बात करेंगे, लेकिन अगले ब्रेक के बाद बात करेंगे। अभी आसिफ साहब की मौजूदगी से फायदा उठाते हैं। नहीं, मैं इसलिए कहना चाह रहा था कि इससे तो ऑब्वियसली हम तो रिजॉयस करना चाहिए पाकिस्तान की विक्ट्री को, क्योंकि वो बहुत बड़ी विक्ट्री थी कल पाकिस्तान की। तो जैसे भी आप इसको आगे लेके चलेंगे, आई थिंक कल की विक्ट्री तो पाकिस्तान ने जो किया वो तो हम अलग करेंगे, लेकिन हॉकी ने कल जो किया है, हॉकी के जो लड़के हैं, यहाँ कराची के अब्दुल सत्तार ईदी स्टेडियम में 1 महीने से इनका कैंप लगा हुआ था। मैं वहाँ पे कई बार गया। अच्छी चीज़ ये थी कि इनको खाने का जो है सहूलत अब बहुत अच्छी मिली। मैंने खुद वो लंच चेक किया, मैंने खुद खाया पास्ता, उसके साथ ग्रिल चिकन, उनको महीने भर वहाँ रखा, उनको पैसे भी दिए, सब चीजें मैंने चेक की। तो अब हॉकी वालों को पैसा भी मिलना देखो आसिफ, सूरत हाल बेहतर है। मैं आपको एक चीज 7वें नंबर पे रैंक आ गया कल आप सही कह रहे हो। मैं आपको एक चीज बताऊं जो कि पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की जितनी भी एसोसिएशंस हैं, फेडरेशंस हैं, ये इस काबिल नहीं है कि ये फंड्स को जनरेट कर सकें। मेरा एक मशवरा यही होगा कि जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर ह्यूज फंड्स इनके पास अवेलेबल हैं। पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को अगर आपने ऊपर लेकर आना है तो आप इसको CSR एक्टिविटी करें और इसमें फ़ंड्स लेके आएँ, क्योंकि फ़ंड्स जनरेट करना बहुत मुश्किल है इन एसोसिएशन के लिए, सिवाय क्रिकेट के। मतलब क्रिकेट के अलावा तो आप किसी और जगह पे जाएंगे, कोई आपको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। क्रिकेट में आप जाते हैं, आप देखेंगे बड़ी बड़ी आपको स्पॉन्सरशिप मिल रही होती है। सो मेरे अपने नज़दीक इसको CSR एक्टिविटी का वो देके और हर ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाए कि वो पोर इन करें। पैसा जब आए PSB के पास आए, या जितने भी आपकी अब तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया, उनको पैसे मिलने चाहिए और वो उसके ऊपर। और ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है, बढ़िया आपको मालूम है कि क्रिकेट के अलावा दूसरे स्पोर्ट्स के लिए फंड्स हम किस तरह से करते हैं। जी, वो तो सबको अगर पता है। किसी को कहीं बाहर जाना हो बच्चे को, तो वो उसकी फैमिली ही फंड करके देती है। यही तो रोना है। कल एक पोस्ट हमने लगाई तो उसमें बहुत सारे लोगों ने जो है वो उसमें कमेंट्स किए कि क्या आप लोग एक क्रिकेट को ही सपोर्ट कर रहे हो और क्रिकेट ही जीत रहा है तो आप उसी की वाह वाह करते हो। ये भी जीता, ये भी जीता और ये भी जीता, हमारी हॉकी जीती का कितने लोगों ने कहा। तो किसने इस पे वो कुछ किया? तो मसला सारा यही है कि अरुण भाई वाली बात सही है कि क्रिकेट में हर जगह स्पॉन्सर आपको मिल जाता है, कमर्शियल मिल जाते हैं, सारी कंपनियां आपके साथ जुड़ जाती हैं, लेकिन इस खेल में कोई जुड़ नहीं रहा। इसी वजह से ये होता है कि ना आपके पास पैसा आ रहा है, ना खिलाड़ियों को पैसा मिल रहा है। अभी बताएं, जो हॉकी टीम गई है तो मेरे ख्याल में उनके 2-2, 2.5 साल के ड्यूज क्लियर किए गए पहले, फिर उनको वेजेस दी गई है, उसके बाद उनको अच्छा किया गया। तो देखें लड़कों ने भी जाके वो मेहनत भी की। उसका एक रीजन भी है ना आसिफ, उसका एक रीजन है। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाहिद इदारा है जो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। पाकिस्तान तो किसी से कोई पैसा नहीं लेता। क्रिकेट बोर्ड अपनी अर्निंग खुद करता है, रेवेन्यू से खुद आते हैं, उनकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स बनी हुई है, ICC उनको पैसा देता है,
कि अपनी स्पॉन्सरशिप है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, सो पीसीबी को तो कुछ ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरी जो हमारी फेडरेशंस हैं उनके पास तो इस किस्म के कोई भी एवेन्यूज अवेलेबल नहीं है, और वो डिपेंडेंट है कि भाई जो भी उनको ग्रांट मिलेगी। एक ज़माने में क्रिकेट बोर्ड भी ऐसा ही था, हमें मुझे अच्छी तरह याद है कि 2.5 लाख रुपए ग्रांट मिलती थी पीएसबीसीए गवर्नमेंट देती है सालाना शायद, लेकिन क्या वो केटर और करती एक बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है हॉकी को 1 करोड़ पे दिए थे, मेरे ख्याल में आज तक वापस नहीं हुए हैं, 10 करोड़ मांगते 10 करोड़ रुपए, तकरीबन 10 करोड़ की इमदाद सालाना सिंध गवर्नमेंट भी देती है। सर मैं वही कह रहा हूं, क्या वो इमदाद इतनी है कि उससे आप पूरी बिल्कुल चला नहीं सकें? है। हमारा दिल तो चाह रहा है कि इस इशू को हम लंबा करें, ये इशू है इस काबिल, लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ भी है और हमारी ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम दूसरे स्पोर्ट्स पर पूरी तवज्जो दें और उसके ऊपर जो भी मसाइल हैं उस पर बात करें। आगे आके प्रोग्राम में हम बात करेंगे कल जो पाकिस्तान ने मुकाबला किया और इस वक्त जो इंग्लैंड और इंडिया का मैच चल रहा है। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया सेमीफाइनल चल रहा है। एक खिलाड़ी आउट हो चुका है इंडिया का, और इंडिया की बेहतरीन इस वक्त ओपनिंग नहीं बेहतरीन जोड़ी ऑफ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली आर एट द क्रीज। हम बात करेंगे क्रिकेट पर, अब थोड़ी सी कल के मैच की बात कर लें। पाकिस्तान ने कल जो मैच जीता वो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला है या न्यूजीलैंड बहुत बुरा खेली? आई थिंक इन अ वे आप होता ही कि जब इस किस्म के इंपॉर्टेंट मैच में आपको हर चीज़ अच्छी करनी पड़ती है तभी आप जीतते हैं। आई थिंक कल अगर देखा जाए दोनों का मुवाजना करें तो पाकिस्तान ने वो चीज़ें बेहतर की, बैटिंग में अच्छा काम दिखाया, फील्डिंग में अच्छी फील्डिंग की, बॉलिंग में अच्छी लाइन पे बॉलिंग की। वेयर एज दूसरी तरफ अगर आप न्यूजीलैंड को देखें, ना उन्होंने बैटिंग अच्छी की, ना उन्होंने बॉलिंग अच्छी की और ना ही फील्डिंग अच्छी की, और यही वो रीज़न बना जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम हावी हुई। और जैसे ही कल हम बात कर रहे थे इस प्रोग्राम में, यही कि देखें छोटे छोटे इंडिकेटर्स आपको नज़र आते हैं, आपको ऐसे साइंस मिलते हैं कि आज का दिन आपकी तरफ जा रहा है। और कल पाकिस्तान की हर चीज़ जो पाकिस्तान करना चाह रहा था वो हुआ। टॉस जीत के जब उन्होंने पाकिस्तान को बैटिंग दी तो सबसे बड़ा उसमें जब उन्होंने वो बॉलिंग मतलब हाँ, तो सबसे बड़ा काम ये था कि जो टॉस जीत के आप करना चाहते हैं वो फर्स्ट 6 ओवर में उसको रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर आपने बैटिंग लिया तो आपके 6 ओवर्स में 40 रन होने चाहिए, 50 रन होने चाहिए, 1 आउट होना चाहिए। अगर आपने बॉलिंग किया तो 6 ओवर्स में आपके 2 से 3 आउट होने चाहिए। सो ये दोनों चीज़ें हमने देखा कि वो मिस आउट हुए। उसके बाद पाकिस्तान ने बड़े तरीके के साथ ओवरऑल पूरी गेम में ग्रिप की। पाकिस्तान के बॉलर्स ने ख़ास तौर पर फास्ट बॉलर्स ने जो स्लो डिलीवरीज की ना, उसका कोई जवाब उनके बैट्समैन के पास नहीं था। एंड देन ऑब्वियसली फील्डिंग में आप देख ही लें, हाथों से कैचेस छुटे। पहले ओवर में बाबर का कैच छोड़ दिया। सो ऑब्वियसली एक आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन का, वो भी बाबर आजम का, अगर आप कैच छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली उसके बाद तो फिर आप उसको पे करेंगे ना। तो आपके ख्याल में न्यूजीलैंड ने गलतियां ज़्यादा की या पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला? देखिए जो टॉस से पाकिस्तान की टीम हारी, उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो हो गए थे कि यार टॉस हार गए, हो सकता है न्यूजीलैंड हम 170-80 रन कर दे और फंस ना जाए। लेकिन यहाँ ये हुआ कि पाकिस्तान, जैसे अरुण भाई ने कहा कि हर चीज़ पाकिस्तान के फेवर में। पहला ओवर आप देखें, पहली बॉल पे चौका भी लगता है, लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान टीम कमबैक करती है, फील्डिंग आपकी जो है वो बड़ी आउट क्लास थी। और सबसे बड़ी मैंने देखा कि कल बाबर ने जो कप्तानी की वो भी बहुत अच्छी की है। देखिए एक बड़ा ग्राउंड था तो हमने ये नहीं देखा कि बिल्कुल बाउंड्री से उन्होंने, उसको मालूम है कि डबल बन सकता है, तो उसने फील्डर को भी थोड़ा सा आगे रखा ताकि सिंगल डबल में वो ना हो जाए। तो इस तरह जो आपके पास थ्रो आई, आपने मारी, डायरेक्ट थ्रो भी लगी, तो एक लग रहा था कि टीम कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने आप जो डिस्कस किया होगा ड्रेसिंग रूम में, हमने देखा कि मेंटोर जो थे उनके मैथ्यू हेडन, उन्होंने बड़ी काफ़ी उनको बातें समझाई। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल प्रेशर नहीं था पाकिस्तान टीम में, और उनके चेहरों से लग रहा था कि ये जीतने के लिए आए हैं। और दूसरी जानिब अगर आप न्यूजीलैंड को देखें तो थोड़ा सा बुझे से लग रहे थे, क्योंकि हमेशा से उनके ऊपर ये दबाव और प्रेशर है कि वो बड़े मैच में इस तरह की जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। 18 मैच जो है पाकिस्तान टीम जो है वो न्यूजीलैंड से इस तरह की उसमें जीत चुकी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा ये बताओ मुझे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेंटोर को आगे क्यों ला रहा है? बैटिंग कोच क्यों नहीं आगे आते हैं? यूसुफ भाई का इतना हमने नहीं सुना, कोई भी क्लिप हमने नहीं देखी, लेकिन मैथ्यू हेडन की क्लिप्स भी आती हैं, उनका ड्रेसिंग रूम में लेक्चर्स भी उनका आता है। ये क्या रीज़न है? ये मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि शायद उन्होंने मैथ्यू हेडन, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन है,
ऑस्ट्रेलियन की कंडीशन को समझते हैं, वहाँ की चीज़ों से वाकिफ़ हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने मैथ्यू हेडन को यही कहा होगा कि आप यहाँ की जो चीज़ें हैं हमारे प्लेयर्स को बताएं, इनको बताएं कि इस कंडीशन में कैसे खेलना है, ऐसे पिच पर कैसे खेलना है। तो हो सकता है ये इसकी वो हो सकती है। और दूसरा, मोहम्मद यूसुफ को तो हमने तो किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब से वर्ल्ड कप हुआ हमने नहीं देखा। एक आध बार जो है सकलेन आए, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं आए। तो देखें, जो चीज़ अब अच्छी हो रही है ना, तो हम अच्छी हो रही है। तो वो कल एक साहब बात कर रहे थे कि एक हार, ऐसी हार जो आपको जीत की तरफ ले जाए, वो हार अच्छी होती है। तो मेरे ख्याल में वो जिम्बाब्वे की तरफ की जो हार थी वो हमें अच्छे की तरफ लेके आई, और हम जो है वो बिल्कुल घर आते आते फिर दोबारा वहाँ रुक गए और हम फाइनल खेल रहे। मैं तो ये कहता हूँ कि टूर्नामेंट के शुरू के 2 मैच हारना कबूल है और बेहतर है, बनिस्बत इसके आप नॉकआउट राउंड पे एक मैच हार जाएं। आप इस हेडन के इस तरह से सामने आने को, हेडन की इतनी ज़्यादा बात भी कर रहे हैं सब, देखिए उसका रीज़न एक तो ये है, आपको तो पता ही है कि रमीज़ का जो फ़िलासफ़ी है, जो उसकी थिंकिंग है कि जिस जगह के जो प्लेयर्स हैं वो चीज़ों को बहुत बेहतर जानते हैं, और ये तो सामने नज़र आ रहा था कि मेंटोर जो हैं उन्होंने टेक ओवर कर लिया है एज़ फार एज़ पाकिस्तान की जो थिंक टैंक बैठी हुई है, यानी हेड कोचेज़ हो गए या बैटिंग कोचेज़ हो गए। इसलिए कि आपने ये भी महसूस किया होगा कि इवन 10 ओवर के बाद जो वक्फा होता है उसमें भी हेडन ही अंदर जा रहे थे, पाकिस्तानी कोचेज़ नहीं जा रहे थे। तो हेडन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे थे, क्योंकि और इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया के, और ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस को जैसे बदी कह रहे थे वो उसको समझते भी हैं। तो एग्जैक्टली उन्हीं चीज़ों के ऊपर किया। लेकिन मैं फील ये करता हूँ कि बीइंग अ प्रोफेशनल प्लेयर आपको एक अच्छी सी पेप टॉक मिल जाती है, लेकिन उसके बाद मैं तो इस चीज़ के ऊपर बड़ा फर्म बिलीव करता हूँ कि जैसे आपने बाउंड्री लाइन क्रॉस की, चाहे आप बॉलर हैं, चाहे आप फील्डर हैं, चाहे आप बैट्समैन हैं, फिर आपको कोई चीज़ याद नहीं रहती। देखिए स्प्लिट ओवर सेकंड में आपने डिसाइड करना होता है कि मैंने बैट को कैसे, बॉल को कैसे फेस करना है या मैंने कैसे बॉल करनी है। आई थिंक आउटस्टैंडिंगली अगर आप देखेंगे कल पहली बॉल पे ही चौका लगा, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी वो लाइन नहीं छोड़ी, उन्होंने फिर उसी जगह पे ही बॉलिंग की। एक LBW की अपील हुई जो कि रिजेक्ट हुई, और सेकंड जब उन्होंने उसी लाइन पे बॉल किया, और ये वो शो करता है कि आपके गेम की नॉलेज कितनी है और आपको पता है कि आप किस तरीके से किसी को आउट कर सकते हैं। तो आई थिंक इसमें कॉम्बिनेशन में कहना पड़ेगा कि हेडन के साथ मिलके जो हमारे लोकल हेड कोचेज़ हैं, डेफिनेटली उनका एक ब्लेंड बना हुआ है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो प्लेयर्स कंफर्ट जोन में है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कोचिंग स्टाफ का और सपोर्ट स्टाफ का काम होता है कि प्लेयर्स को कंफर्ट जोन में रखें, उनको किसी किस्म की टेंशन नहीं होनी चाहिए, उनका फोकस टोटल क्रिकेट पे होना चाहिए। और कल हमें क्या, बल्कि अभी पिछले 3-4 मैचों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम रिलैक्स्ड है, हर प्लेयर को अपने अपने रोल का पता लग रहा है और वो उसको डिलीवर भी करने की कोशिश कर रहा है, विच इज़ अ गुड साइन। और ये लेके फाइनल में जा रहे हैं, जो कि बहुत भी अच्छी चीज़ है। और आपने सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ दोबारा शुरू हो गई, PCB के मैनेजर ने भी लगाई हैं तस्वीरें, और वो कह रहे हैं मतलब बॉयज दिल पाकिस्तान, नहीं बॉयज को वो कह रहे हैं कि अच्छा किया आपने। देखिए आसिफ भाई, मैनेजर का ये काम होता है वैसे, देखिए मैनेजर की वजह से प्लेयर कर रहे हैं, काम नहीं होता। लेकिन आसिफ भाई, जब आप एक बड़ा मैच जीतते हैं तो खुशी हर एक को होती है। हर कोई चाहता है कि यार मैं सोशल मीडिया पे ट्वीट कर दूं या फेसबुक पे या ऐसे अपने पेज पे लगा दूं, ताकि लोग मुझे भी देखें कि मैं भी पाकिस्तान टीम के लिए क्या कर रहा हूं। ये एक चीजें होती हैं। नहीं, जब हारे टीम उस वक्त लगाओ, जब हारते हैं तो फिर सारे ही जो है पीछे हो जाते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं। जीत के सारी चीजें हमें नजर आती हैं, और जीत में हम अपनी खामियों को भी भूल जाते हैं। अभी वर्ल्ड कप है, अल्लाह करे हम फाइनल हमारा चाहे इंग्लैंड से हो या इंडिया से हो, हम जीत जाए। लेकिन जब हम वापस आए तो ये नहीं कि हम वर्ल्ड कप जीत गए तो हमने पूरी दुनिया को जीत लिया, ऐसा नहीं। जब आपने जो खामियां, जो आपने गलतियां वहाँ वर्ल्ड कप के दौरान की, जो आपने जिस चीज़ों पे आप वो अपना वो रहे, बुरा रहे, उनको आपने आगे जो है वो ठीक करना पड़ेगा, तभी जो आपकी टीम आगे से जो है वो करी। और दूसरा बाद में बात करूंगा इंग्लैंड की टीम वाला, अरे बाद में बात करना। मेरे पास एक पैगाम भी है देने के लिए कि महंगाई ने अवाम को कर दिया है परेशान, बट डोंट वरी, क्योंकि पाकिस्तान की बिगेस्ट ई-कॉमर्स कंपनी ला रही है साल की सबसे बड़ी सेल, पाकिस्तान फिकर नॉट। अवेल 50 करोड़ तक के डिस्काउंट और 10% एक्स्ट्रा ऑफ ऑन पेइंग थ्रू योर बैंक कार्ड्स। दराज 11/11 स्टार्टिंग फ्रॉम 11th of November टिल द 21st of November। 11 से 21 तक, 11 से 21 तक ये सेल है, दराज 11/11। अवेल इट एंड टेक अ ब्रेक।
सेमीफाइनल मरहला जारी है। सेमीफाइनल दूसरा सेमीफाइनल इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान हो रहा है। इंडिया की टीम बैटिंग कर रही है, 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव क्रीज पर मौजूद हैं। आपको लगता है कि इंडिया की बैटिंग लाइन ज़रा सी थिन है? एग्जैक्टली, आई थिंक ये अपने टॉप 4 के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, नीचे तो फिर ऑलराउंडर्स आ जाते हैं और उसका यही होता है कि मैं कभी वो अच्छा कर जाएंगे, कभी अच्छा नहीं करेंगे, ये सिचुएशन तो रहती है। लेकिन अगर हम ओवरऑल इस वक्त अगर हम देखें तो बड़ी कैलकुलेटिव मूव अगेन की इंग्लैंड ने, टॉस जीत के जो है इंडिया को बैटिंग की। वेयरएज हम यही देखते हैं कि इस उस पर जो पहले बैटिंग करके अगर 170-80 कर दे तो फिर थोड़ा चेज़ मुश्किल होती है। अब तक तो इंग्लैंड ने कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन 2 विकेट सिर्फ गिरे में और विराट कोहली और सूर्या इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं। सो अगर ये नेक्स्ट 10 ओवर्स नेक्स्ट 5 ओवर्स तक अगर ये चले जाते हैं, अगर कोई विकेट नहीं गिरती, तो आई थिंक फिर एक प्लेटफॉर्म ऐसा बन जाएगा कि इंडिया सोच सकती है कि वो 170 या 180 तक जा सके। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये फील करता हूँ कि आज इंग्लैंड को थोड़ा सा डेंट लगा, 2 उनके मेन प्लेयर्स जो थे वो अनफिट हुए, मलान और वुड। लेकिन आते ही जो देखें 2 नए प्लेयर आए हैं, सॉल्ट तो बैटिंग करेंगे, वेयरएज बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट ली है उनके फास्ट बॉलर ने जो क्रिस जॉर्डन। सो ये शो करता है कि इंग्लैंड जो है ना वो एक पैकेज है T20। वो क्या शो करता है? जो शॉट खेला रोहित शर्मा ने, वो तो देखो उसने डिस्गाइज किया ना। मतलब ये है कि वो तेज पेस को समझ के वो खेले, थोड़ा सा स्लोअर बॉल था, वो बैट पहले घूम गया, गेंद आउटसाइड एज के ऊपर थिक एज पे लगा और हवा में गई, कैच अच्छा किया करण ने। सो मैं सिर्फ यही आपको बताऊं कि जो इस वक्त अगर पूरे हम टूर्नामेंट में देखें तो इंग्लैंड की वो वाहिद टीम आती है, नज़र आती है जो कि ऑलराउंडेड एबिलिटी के साथ T20 के फॉर्मेट में बहुत अच्छी है। उनकी जो पोजीशन रहती है, चाहे वो बैटिंग करें, फील्डिंग करें या बॉलिंग करें, उनको पता लग रहा होता है कि वो अपने एक प्लान के तहत चल रहे हैं और उसके मुताबिक उनको रिजल्ट भी मिल रहे हैं। सो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है इंग्लैंड की। आज उन्होंने सेकंड बैटिंग करने का फैसला किया है। सो लेट्स एक और सवाल आपसे कर रहा हूँ, रोहित शर्मा को आपने देखा, उनकी फिजिकल अपीयरेंस आपने देखी, वो पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हो जाएंगे? देखिए, बास प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान नहीं देते। रोहित आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और इससे पहले भी बहुत सारी टीमों को ये प्रॉब्लम्स रही है कि रोहित जो है वो जो उनकी फिटनेस रिजीम है प्रॉब्ली वो मैच नहीं करती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेयर्स लाइक कोहली एंड अदर्स। लेकिन आई थिंक जब वो डिलीवर कर रहे हैं, जब वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको पता है परफॉर्मेंसेस में यही है। आपको याद होगा कि यही प्रॉब्लम सौरव गांगुली के साथ भी होती थी कि वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनर नहीं थे, लेकिन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते थे। सो चंद ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनको आप थोड़ा सा लैटिट्यूड देते हैं। हमारे यहाँ पर इमाद वसीम को लोग कहते हैं कि जी वो उस किस्म की मेहनत नहीं करता, लेकिन आई थिंक कि हर एक ने अपने अपने हिसाब से, हर बॉडी अपने हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है टू फिटनेस रिजीम। सो हर एक इंडिविजुअल को पता होता है एज ए प्रोफेशनल प्लेयर कि मैं कितना इनपुट दूंगा तो मेरी अपनी जो रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस है जो इंटरनेशनल लेवल पे होनी चाहिए वो मैं कर सकता हूँ। सो ये थोड़ा सा जो फिटनेस के जो गुरुज होते हैं या जो टीम मैनेजमेंट होती है उनको इस किस्म का थोड़ा सा लैटिट्यूड जो है वो देना पड़ता है ऐसे प्लेयर्स को। आपके ख्याल में क्या टारगेट इंडिया सेट करने की इस वक्त उनके जहन में होगा कि क्या कर दिया जाए? देखिए 2 आउट हुए और जहाँ तक इंग्लैंड की बॉलिंग है, आप देखें उनका पास मुकम्मल पैकेज है। अब बॉलिंग उनकी बड़ी अच्छी है, अगर उसको भाई यूज़ करना पड़े उनको मोइन को भी ला सकते हैं। फास्ट बॉलर उनके अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल में 100 जो बनते हुए मुझे रन नज़र आ रहे हैं, अगर ये दोनों 15-16 ओवर तक खेलते हैं तो मेरे ख्याल में 160-65 रन बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो इंग्लैंड की बैटिंग है उसमें देखें कि सिर्फ जॉर्डन और आदिल रशीद के अलावा आपके 9 जो है वो उनके सारे ऐसे हैं जो मुकम्मल बैटिंग कर लेते हैं। आप कोरियन को देखें, यो भी बैटिंग कर लेता है, फिर उसके बाद लिविंगस्टोन है, मोइन अली है, जॉर्डन भी जो है वो लंबी। तो इनके पास जो बैटिंग है बहुत तगड़ी है जो इंग्लैंड है। तो मेरे ख्याल में अगर 160-65 रन का टारगेट भी हुआ तो इंग्लैंड की टीम अभी 10 ओवर और 2 गेंदें हुई हैं, 63 रन बने अभी। वही मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत कंट्रोल किया हुआ। फील्डिंग इंग्लैंड की आप देखें बहुत अच्छी है। उसके अलावा बॉलिंग वो उनको पता है कि जो इंडियन बैट्समैन ने किस तरह से खेलते हैं, तो उन्हें लाइन और लेंथ को नहीं छोड़ा। वो लाइन और लेंथ पे खेल रही है, शॉर्ट गेंदें नहीं कर रहे, तो अपने बिल्कुल इस वक्त कंट्रोल में उनके खेल। तो मुझे लग रहा है कि अगर 160-65 रन भी अगर इंडिया ले आता है तो इंग्लैंड जो है आसानी से चेस कर सकता है इसको। देखिए इसमें स्टैट एक मैं देख रहा हूँ सामने, एक वैगन व्हील है दोनों बैटर्स का, और दोनों का ऑलमोस्ट सेम है कि एक स्क्वायर ऑफ द विकेट बिहाइंड द स्क्वायर जो एरिया होता है पॉइंट के पीछे पूरे दायरे में बैकवर्ड स्क्वायर लेग तक कोई रन नहीं बनाया दोनों ने।
यादव ने भी और कोहली ने। और आपको ये भी पता होगा कि डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम बात कर रहे थे कि दोनों साइड छोटी हैं, तो आई थिंक इंग्लैंड ने जो अपना अटैक रखा हुआ है ना, वो कोशिश ये की हुई है कि ये लोग मिड ऑफ मिड ऑन के ऊपर खेलें या वाइड मिड ऑन की तरफ जाएं, ताकि यहाँ पर इनको हिट मारने में भी इतना आसानी नहीं होगी, क्योंकि बड़ी बाउंड्री है, वहाँ कैच भी हो सकता है, जैसे कि रोहित शर्मा आउट हुए थे। तो इंग्लैंड बड़ी सोच समझ के साथ इस वक्त बॉलिंग कर रहा है, लेकिन यू नेवर नो, जो मुझे नज़र आता है कि अगर ये इस तरह ये विकेट्स नहीं गिरती तो आखिर के 5 ओवर्स में जब हार्दिक पांड्या और पंत आएंगे बैटिंग करने के लिए, तो यू नो उस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी कि उस वक्त इंग्लैंड उसको कैसे संभालता है। लेकिन जो ओवर द ईयर्स में देख के पिछले 1 आध साल से जो इंग्लैंड की मैं T20 की परफॉर्मेंस देख रहा हूँ ना, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। सो मैं फील करता हूँ कि इंग्लैंड इनको इतनी आसानी के साथ उस टारगेट तक नहीं पहुँचने देगा जो इंडिया अपने जहन में रखा हुआ है। अभी तक हार्दिक पांड्या ने तो खैर रन कम बनाए हैं, ठीक है, हाँ, तो रन नहीं किए, लेकिन कोहली जिसने अभी तक कर लिए हैं 27 रन, उसको बांध के रखा हुआ, मतलब एग्जैक्टली। आप देखें उसके नंबर ऑफ बॉल्स देखें, बैकवर्ड पॉइंट से लेकर पूरा स्क्वायर बैकवर्ड स्क्वायर लेग तक, क्योंकि वहां अभी ये ना कि आप देखें रोहित शर्मा जो 28 बॉलों पर 27 रन करके, वो भी 2-3 चौके उन्होंने कंटिन्यू मारे, तो उसके बाद ये रन हुए, तो वो भी फंसे हुए थे, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे। जब बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म होता है तो कोशिश करता है 1 आध 2 या 3 बाउंड्रियां लग जाए, तो हो सकता है कि बॉलर्स पे प्रेशर आए, फील्डर्स जो हैं उन पे प्रेशर आए, तो वो लंबी इनिंग्स खेल सकता है। लेकिन पूरे इवेंट में आप देखें कि रोहित शर्मा किसी एक मैच में भी, सिर्फ 1 आध मैच है जिसमें उन्होंने 50 किए, बाकी मैचेस में नहीं रन कर सके। तो इंडियन जो बैटिंग है वो फंसी हुई रहती है। बीच में आगे सूर्य कुमार यादव ने, आप देखा होगा 2 से 3 मैचेस ऐसे हुए जिसमें सूर्य कुमार यादव ने आगे तेज रन किए, तो इंडिया 160 या पिछले मैच में 185 बांग्लादेश के खिलाफ पहुंचा था। तो यही होती है कि या तो आपके टॉप ऑर्डर रन कर देते हैं इतने 7-8 ओवर में कि 60-70 रन हो जाए, तो फिर आपका रन ज़्यादा होते हैं, या फिर बीच के मिडल में जो आगे आपके बैट्समैन अगर तेज खेलते हैं तो फिर रन जो है वो बहुत बड़े बनते हैं। 74 रन, 2 खिलाड़ी आउट, 12 ओवर का खेल खत्म हो गया है, तो अब ये डिसाइसिव फेज शुरू हो गया है। बिल्कुल डिसाइसिव फेज। अब तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि एक आध बाउंड्री भी अभी लगी है, वो कोशिश तो अब करेंगे, क्योंकि देखें 8 विकेट्स तो अभी भी उनके हैं ना पीछे, तो इसलिए किसी किस्म का प्रेशर तो अब नहीं होना चाहिए, अब वो जाएंगे। लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ शॉर्टर वर्जन में और ख़ास तौर पर T20 में होती है कि बॉलर को जब 1-2 चौके लगते हैं ना, तो घबरा के अपनी लाइन को चेंज करता है। इंग्लैंड के मैंने एक चीज़ देखी है कि उन्होंने वो नहीं चेंज करते, उनको पता है कि यही अगर एक चौका लग गया है तो मैंने फील्डर्स भी यही दिए हुए हैं, तो दूसरी बॉल फील्डर के पास जाएगी। तो इसलिए जो भी बॉलर कंसिस्टेंटली अपनी उसी लाइन और लेंथ पे करता रहे, इर्रिस्पेक्टिव कि उसको चौके लग रहे हैं वहाँ पर, अगर उसने अपने फील्डर्स वहाँ सेट किए हुए हैं, तो 1 आध चौका अगर गैप में चले भी जाएगा तो दूसरे जो शॉट्स लगेंगे वो आपके फील्डर्स के पास जाएंगे। सो ये टैक्टिक्स मुझे जो है ना वो नजर आती है इंग्लैंड के बॉलर्स। एक और विकेट गई है, कौन आउट हुआ है ये मैं देखकर बताऊंगा आप लोग। सूर्य कुमार यादव हैज गॉन टू द पवेलियन, आउट हो चुके हैं और प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है, तो मैं इजाजत चाहूंगा आपसे, आप मैच एंजॉय कीजिए। वील सी यू अगेन टुमारो, अंटिल देन खुदा हाफिज।